जय हिंद साहब। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस तो देखेंगे साथियों, और इन क्वेश्चन से जो रिलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे वन लाइनर प्रकार से। तो कुल मिला के साथियों क्वेश्चंस होगा और उससे संबंधित जानकारी होगी। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से डायरेक्ट साथियों आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में साथियों कुछ स्वर्णिम क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं। इन सभी चीजों को आप लोग देखिए अगर आप साथियों अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल से साथियों 20 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। 20 मिनट में साथियों क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सभी सवालों को आप लोग देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी आपको साथियों देना होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो पहला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के साथियों जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है स्विट्जरलैंड के। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, तो इस वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यहां से आपका सवाल बनता है ना। तो जो चीजें आपसे पूछी जाती वो मैं आपको साथियों बता रहा हूं। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी साथियों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ही स्थित है। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए हेडक्वार्टर कहां पर? जेनेवा में, डब्ल्यूटीओ का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई। इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? 164 सदस्य देश शामिल है विश्व, आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व व्यापार संगठन में, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की या दयानंद वैदिक समाज की? तो आपको यह ध्यान रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा साथियों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब इससे संबंधित जानकारी हम लोग देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, मैं आपको बता चुका हूं। उन्होंने इसकी स्थापना अप्रैल 1875 में की। अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई, लेकिन कहां की गई? तो साथियों बंबई में की गई। यह आपसे सवाल डायरेक्ट बनेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद अगर बात करें कि देखिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया आर्य समाज था, यह एक हिंदू सुधार आंदोलन था। और आर्य समाज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली में स्थित है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत सेवक समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना साथियों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ये कौन थे साथियों? ये गुरु थे। किसके? राजनीतिक गुरु थे साथियों, महात्मा गांधी के। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और अगर बात करें साथियों भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, लेकिन कहां पर की गई थी? तो महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। और कब की गई थी? तो 12 जून 1905 में की गई थी, है ना। साथियों 1964 में सबसे प्रथम दिल्ली में इसकी शाखा खुली थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? यह भी बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो 29 अगस्त को तो साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब इससे संबंधित सवाल और जो क्वेश्चन साथियों बनते हैं उनको देख लीजिए। देखिए ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इस वजह से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बस इतनी सी बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस को 2012 में पहली बार भारत में उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि किस हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी लिखी है ना साथियों, ये किस लिपि में लिखी है, सवाल आपसे पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा ये तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, कह रहे कि हिंदी भाषा को भैया देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है, जिसे नागरी लिपि के यानी कि देवनागरी लिपि को नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अगर साथियों कभी ऑप्शन में देवनागरी लिपि ना हो तो नागरी लिपि आ जाएगा, उसको लगा के चले आना। ये लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। जो देवनागरी लिपि है ना, ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और इसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। अनुच्छेद 343 का एक कहता है
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का एक कहता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। बिल्कुल साथियों, हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 343 का एक कहता है। अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि देवनागरी लिपि का उपयोग केवल हिंदी के लिए ही नहीं होता है, बल्कि संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भी, नेपाली भी, कोंकणी भी, सिंधी भी, कश्मीरी भी, भोजपुरी भी, मैथिली भी आदि भाषाओं को लिखने के लिए भी किया जाता है। सवाल आपसे ऐसे पूछा जाता है कि एक सवाल होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? तो इसमें से 3 भाषाएं वहां पर लिखी होंगी और एक अलग होगी, है ना, तो वो आपको लगा देना है। तो कुल मिला के ये आप लोग याद रखेंगे कि हिंदी के लिए ही नहीं बल्कि देवनागरी लिपि का इस्तेमाल संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मैथिली सभी के लिए किया जाता है। यहां पर से बहुत सारे सवाल सातों आपके बन रहे हैं। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए बताइए, कह रहे कि किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ये आप लोग एक बार साथियों मुझे यहां पर बता दीजिए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों सरोजिनी नायडू की बात करें तो मैं कहूंगा सरोजिनी नायडू की ही याद में 13 फरवरी को साथियों क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल तो नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट जानकारी जो है ना वो साथियों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें कि महिला दिवस स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था और सरोजिनी नायडू को साथियों भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या? भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है साथियों सरोजिनी नायडू को। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने साथियों एनटीपीसी की पीडीएफ नहीं ली है, क्योंकि हजारों हजार साथियों वो लोग पीडीएफ ले चुके हैं और अपना फायदा उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और अपनी शिफ्ट में साथियों जब वो जाएंगे तो देखिए कैसे इनकलाब आ जाएगा उनकी शिफ्ट में, जब उनको बहुत सारे सवाल डिक्टो इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भाई सिलेक्शन भर के क्वेश्चन उनको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों मैं कहूंगा आप भी महरूम ना रहिए साथियों इस पीडीएफ से। इस पीडीएफ को लीजिए, पढ़िए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए। तो पहली पीडीएफ में साथियों आपको 10 सैंपल पेपर दिए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इस बार पेपर कैसा आएगा, वैसे 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं। इसमें जीके के सवाल है वही 40, रीजनिंग के सवाल है वही साथियों 30 और मैथ के 30 सवाल है। तो 100 पेपर का एक सेट है, ऐसे 10 सैंपल पेपर हैं। उसके अलावा साथियों आपको शिफ्ट दी जा रही है, यानी कि एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर शिफ्ट आपको दी जा रही हैं। तो ये भी साथियों सॉल्यूशन के साथ है, इनको आप लोग को पढ़ना चाहिए। यहां से पेपर आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है ना साथियों, वो भी आपको दी जा रही है। 2025 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको साथियों दी जा रही है ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 2025 से ही आपसे पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ज्यादा नवंबर और दिसंबर को भी साथियों ऐड कर लिया जाएगा इसमें। तो कुल मिला के ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में साथियों दी जा रही है। मैं इसका प्राइस 100 रुपीज रखने वाला था। मैं रख सकता था 100, 150 रख सकता था, 149 रख सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं। मैंने सोचा कि हर बच्चा इसको ले ले जिसके पास बहुत कम पैसा है या जो बहुत ज्यादा गरीब है, वो किसी से करवा सकता है। लेकिन मैंने इसका उतना प्राइस रखा है साथियों कि पूरा पैसा टीम में बच जाए, जितनी इस पीडीएफ को बनवाने में मेहनत लगी है उतना पैसा साथियों अदायगी हो जाए, है ना। तो इस पीडीएफ को साथियों आप लोग ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको साथियों एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। चलिए, तो अब यहां पर अगर बात करते हैं करके विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इनका नाम फंक है। फंक याद रखिएगा, फंक कभी लिखा हो या फुंक लिखा हो बात एक ही है। तो पूरा नाम इनका कासिमिर फुंक है और इन्होंने विटामिन की खोज की थी। उसके बाद अगर बात करें, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, विटामिन की खोज जो की थी वो फुंक ने की थी। ये पॉलिश जीव रसायन ज्ञानी है कासिमिर फुंक। इन्होंने 1912 में साथियों विटामिन की खोज की थी। 1912 में भोजन के विशेष पोषक तत्वों को साथियों विटामिन नाम दिया। इन्होंने विटामिन किसको कहा? जो भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते उसको इन्होंने साथियों विटामिन कहा। कासिमिर फंक को
विटामिन थेरेपी का जनक कहा जाता है? ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला है। करके विटामिन थेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? तो कासिमिर फंक को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर। कह रहे कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये किस वंश के शासक थे, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो ये साथियों गुप्त वंश के शासक थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो उसके बाद देखिए साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो दिल्ली का लौह स्तंभ का निर्माण साथियों किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, और यह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक रहा, और यह 7.21 मीटर ऊंची है और 41 सेंटीमीटर इसका व्यास है। स्तंभ पर संस्कृत में शिलालेख हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को दर्शाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर अगर बात करें साथू, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं साथू, कितने पार्ट्स में, एक तरीके से अगर बात करें इसका, मान लीजिए आप मंजिल बता दीजिएगा। अच्छा कुछ नहीं, कितनी मंजिलें हैं, है ना, कुतुब मीनार में साथू कितनी मंजिलें हैं? चलिए ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए करके कौन सा वेद सबसे पुराना है साथू, कौन सा वेद सबसे पुराना है ये आप लोग बता दीजिए। तो सबसे पुराना कौन सा वेद है साथू, फटाफट मुझे बताइए। तो ऋग्वेद आपका यहां पर जवाब होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल साथू ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, देखिए 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है ना, और सबसे बाद का वेद साथू अथर्ववेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व की गई थी, 3500 साल पहले की गई थी, है ना, ये आप लोग साथियों याद रखेंगे। कह रहे कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 मंत्र हैं, है ना, और मंडल सातु कितने हैं? 10 मंडल हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। वैसे ये सब पूछा नहीं आपसे जाता है। और 1028 सूक्त की संख्या, ये भी आपको याद रखना है। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के सातों संस्थापक अगर आपसे पूछे तो स्वामी महावीर स्वामी आपको बता देना है। और जिनका आंसर बी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अब देखिए कह रहे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर तो बाबा ऋषभदेव लिखा है। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे, क्या वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे ना, तो आपको ये बताना है। ठीक है, मैंने महावीर स्वामी देखा और फटाक देसी मैंने महावीर स्वामी ही लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ऋषभदेव हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि साथियों ये पहले वाले थे एक तरीके से, है ना। 24 तीर्थकर हुए कुल मिला के, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले तीर्थकर जो थे ये साधु ऋषभदेव थे, इसलिए इनको जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है ना। तो कुल मिला के साधु मुझे लगा बाबा ऋषभदेव नहीं है। अगर नहीं है ऑप्शन में बाबा ऋषभदेव तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वास्तविक संस्थापक है, और अगर वास्तविक शब्द ना है तो ऋषभदेव ही आपको बताना है। अच्छा उसके बाद देखिए कह रहे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं, है ना। आदिनाथ थे, उनको आदिनाथ भी कहा जाता था। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, और ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। और जैन धर्म भारत श्रवण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी साथियों यांगसी नदी है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों यांगसी ये नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी चीन में बहती है और इसकी लंबाई साथियों 6300 किलोमीटर है। यांगची नदी तिब्बत के पठार में तंगुला पहाड़ से निकलती है और यह शंघाई में चीन के पूर्वी सागर में मिलती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के शोगात्सु किस देश का नववर्ष है? तो ये साथियों जापान का नववर्ष है, ये आप लोगों को याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहे कि योगात्सु जापान का नववर्ष है, त्योहार है जो 1 जनवरी से 3 जनवरी तक मनाया जाता है। शोगात्सु जिसे ओशोगात्सु भी कहा जाता है। नए साल की पूर्व संध्या पर मंदिर की घंटियां 108 बार बजती हैं, जो बौद्ध विश्वास में 108 मानवीय पापों का प्रतीक है। उसके बाद देखिए गुरुद्वारा पंजा साहिब किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? मैं कहूंगा ये पाकिस्तान में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान के हसन अब्दाल में स्थित है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है,
जहां गुरु नानक के हाथ की छाप होने का विश्वास है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए सिर्फ 25 सवाल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा और ठहर कर लीजिए, थोड़ा से और क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। अली अकबर खान का संबंध साथियों किस यंत्र से है? तो ये किस वाद्य यंत्र से साथियों जाने जाते हैं? मैं कहूंगा उस्ताद अली अकबर खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से। तो सरोद कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यानी कि उस्ताद अली अकबर खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। वो एक प्रसिद्ध वादक थे, ये आपको याद रखना है। उस्ताद अली अकबर खान मेहर घराने, है ना, मेहर घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और उन्होंने अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी, जहां उन्होंने पश्चिमी छात्रों को उत्तर भारतीय संगीत सिखाया। उनका निधन 19 जून 2009 को सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया था। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जागोई नृत्य ये किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों, किस राज्य में किया जाता है? ये तो मणिपुर में किया जाता है। कहां पर? मणिपुर में किया जाता है जागोई नृत्य। उसके बाद देखिए कह रहे कि जागोई नृत्य मणिपुर राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह मणिपुर के मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत में हर साल संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, 22 अक्टूबर को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। अंगीकृत कब किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान को अंगीकृत किया गया कब? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान दिवस मनाया जाता है साथियों 2015 से, ये भी आप लोग याद रखेंगे। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। कहां पर? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। और विश्व बैंक की स्थापना कब की गई साथियों? 1944 में तो इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 189, 189 सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 जून को, 5 जुलाई को, 5 सितंबर को या 5 अक्टूबर को? तो साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। ठीक है, केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत पहला उत्सव 5 जून 1973 में मनाया गया था। पर्यावरण और परिस्थिति के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को किस नाम से जाना जाता है साथियों? पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि शाम का तारा किसे कहा जाता है या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को या साथियों बुध ग्रह को? तो आपको यहाँ पर साथियों ये ध्यान रखना है कि अगर शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं तो इसी को शाम का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, संध्या का तारा भी इसी को कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों शाम का तारा या संध्या का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर ये किसने बनवाया था बताइए? तो ये गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था या रामदास ने, हरगोविंद ने या साथियों तेग बहादुर ने? फटाफट बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका निर्माण साथियों गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है ना, गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर साहिब को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। इसका निर्माण 1604 में किया गया था। मंदिर की नींव रखने का काम लाहौर के सूफी संत साई मियां मीर ने किया था। इस मंदिर में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो साथियों गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। किसने साथियों? विश्वामित्र ने की थी। उसके बाद देखिए विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र पहली बार ऋग्वेद में दिखाई दिया। इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है।
वशिष्ठ ने इस भजन की रचना की जो अग्नि, इंद्र और अन्य देवताओं को समर्पित है? उसके बाद देखिए फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की साथियों, बताइए। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना आपसे यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, महात्मा गांधी जी ने ही फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगर बात करें, देखिए 1904 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास फिनिक्स बस्ती की स्थापना की गई थी। इस बस्ती में 100 एकड़ जमीन शामिल थी जिसे गांधी जी ने खरीदा था। गांधी जी और उनका परिवार साल 1904 में इसकी स्थापना से लेकर 1914 में भारत लौटने तक यहीं रहे। साल 2000 में इसे दोबारा आधिकारिक तौर पर खोला गया था। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है कि गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है या साथियों गोल्फ से है? तो आपको याद रखना है, और आप भी जानते हैं कि गुगली शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट के खेल से है। देखिए गुगली शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है, जो दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज द्वारा फेंकी जाने वाली एक विशेष प्रकार की गेंद है। गुगली, जिसे रॉन्ग अन या बोसी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दाएं हाथ से मतलब सीधे हाथ से लेग स्पिन गेंदबाज द्वारा, है ना, फेंकी जाने वाली एक विशेष गेंद प्रकार की गेंद है। गुगली गेंद है जो लेग स्पिन गेंदबाज की सामान डिलीवरी से विपरीत दिशा में घूमती है। चलिए चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रही कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, मुझे बताइए। तो दूध के, ये अंतिम सवाल है साथियों, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या साथियों बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये आप लोग कुल मिला के मुझे आप लोग बता दीजिए। तो साथियों इसका आंसर आपको देना है 25 सवाल, 25वें नंबर के सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या होगा इसका सवाल का जवाब साथियों, मुझे आप लोग एक बार यहां पर बता दीजिए।